छोड़ेंगे, एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे, एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0 पंजाब में कांग्रेस से हमारा एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। खेला होवे, खेला होई और खेला होके कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। नमस्कार, राम राम दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं बंगाल में अकेले चुनाव लड़ूंगी। उधर भगवंत मान ने कह दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी सीटों पर लड़ेगी। गठबंधन में सीट समझौते को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी कांग्रेस को रीजनल पार्टियां आंख दिखाने में पीछे नहीं हट रही। भैया, गठबंधन का नाम इंडिया, तो क्या ये इंडिया सिर्फ गुजरात, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों में ही है, जहां या तो रीजनल पार्टियों का कोई वजूद नहीं या कांग्रेस वैसे ही बहुत मजबूत है? भला गठबंधन हुआ तो सीट समझौता भी होगा या सीट समझौता हुआ तो ही गठबंधन बचेगा? ये क्या चल रहा है? संदेह का बादल घना है, गरज रहा है, बरसेगा कब? सब टिकटिकी लगाए बैठे हुए हैं। ये कब होगा, क्या होगा? अभी टूटा, अभी टूटा। सवाल ये भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के गठबंधन का होगा क्या? आज नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करके आ चुके हैं और उन्होंने ये उद्घाटन ही नहीं किया, वो अति पिछड़ा समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें सम्मान से जन नायक कहा गया, उन्हें भारत रत्न देने का फैसला भी ले लिया। जन नायक जब मैं बता रही हूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आजकल एक और जन नायक को सामने किया जा रहा है। मैंने जिस जन नायक की बात की है वो जन नायक कर्पूरी ठाकुर है। सवाल पब्लिक का है कि रामलला के बाद कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नरेंद्र मोदी के दांव पर दांव का विपक्ष के पास कोई भी जवाब है? उधर लोग सड़क पर, घर में, ट्रेन में, बस में, प्लेन में राम राम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को राम लहर नजर ही नहीं आ रही। लेकिन क्या बंगाल में अकेले लड़ने का ममता का फैसला राम लहर की वजह से है, ताकि मुस्लिम वोट सिर्फ उनके साथ एकजुट हो सके, कांग्रेस काटे ना? वैसे भी ममता जी ने खुद अल्लाह कसम खाकर बीजेपी से लड़ने की बात कही थी कल। राम लहर या राहुल जी को नहीं दिख रही, लेकिन क्या राम लहर देखकर ममता जी समझ गई हैं कि मोदी का दाव क्या है? यही है आज सवाल पब्लिक का। पिछले महीने 19 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा था। तब सवाल उठे थे कि क्या ये राहुल गांधी का पत्ता काटने के लिए खोला गया दाव है? लेकिन एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी कांग्रेस को बंगाल में 2 सीटें देने के लिए भी तैयार नहीं है? वजह नंबर 1, क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो कल से बंगाल में प्रवेश कर रही है, उससे ममता बनर्जी खफा है? वजह नंबर 2, क्या राम मंदिर को लेकर जिस तरह का उत्साह देश के कोने कोने में देखा गया, उसके बाद ममता बनर्जी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गई हैं? सुनिए आज ममता बनर्जी ने किस तरह कांग्रेस के साथ सीट समझौते से दूरी बनाई।
এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে, না জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। अभी कल ही राहुल गांधी ने बयान दिया था कि ममता बनर्जी से सीटों को लेकर कांग्रेस की बातचीत चल रही है और उनके खुद के रिश्ते ममता बनर्जी से बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज ममता जी के बयान के बाद कांग्रेस गठबंधन के स्पीड ब्रेकर गिना रही है। सुनिए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का ये बयान। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा। वैसे कांग्रेस के लिए स्पीड ब्रेकर सिर्फ बंगाल में ही नहीं है, पंजाब में भी है। वहां भगवंत मान साहब कह रहे हैं कि सभी सीटों पर अकेले जाएंगे। सुनिए उनका भी बयान। पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ, पंजाब में हमारा कांग्रेस से कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन बंगाल में भी कुछ नहीं है, पंजाब में भी कुछ नहीं है। कांग्रेस के सामने संकट एक नहीं अनेक हैं। कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी को जननायक बताया है, लेकिन कल मोदी सरकार के एक फैसले से देश को याद आ गया कि भारत की राजनीति में असली जननायक का ओरिजिनल टाइटल तो कर्पूरी ठाकुर को मिला हुआ है। देश में पहली बार ओबीसी आरक्षण लागू करने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को अपनी जीत बताने की भी अब होड़ लग गई है विपक्ष में। जबकि आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा है कि 70 करोड़ गरीबों का सम्मान है ये। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर पर एक प्रदर्शनी को भी देखा। सुनिए अमित शाह का ये बयान। कर्पूरी ठाकुर जी की तरह ही गरीब के घर में पले बड़े जन्मे नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम। और संजोग देखिए, 22 तारीख को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। नरेंद्र मोदी का ये कर्पूरी कार्ड बिहार के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को टारगेट करता है। इसी गैर यादव ओबीसी वोट के बूते नीतीश कुमार बिहार में मजबूत हुए और लालू प्रसाद यादव से अलग भी हुए थे। आज कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए नीतीश कुमार का एक बयान चर्चा में आ गया है, जिसे लालू परिवार पर निशाना माना जा रहा है। आप भी सुनिए। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। नीतीश कुमार जी चुस्की ले लेकर बोल रहे थे, हंसते हंसते बोल रहे थे और टारगेट किसे कर रहे थे?
परिवार को बढ़ावा देने वालों में। अरे भैया, उनके साथ तो आपकी सरकार है जो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब नीतीश जी जब चुस्की लेते हैं, जब मुस्कुराते हैं, तो कभी ना कभी कुछ हल्की सी भूचाल की सबको फीलिंग होती है। क्या होने वाला है बिहार में? तो आज पब्लिक यही सवाल पूछ रही है। पब्लिक का सवाल नंबर 1, क्या राम लहर को भांपकर ममता की एकला चलो की रणनीति है? क्या नीतीश भी ममता की राह पर चलेंगे? क्या मोदी ने राम मंदिर उद्घाटन और कर्पूरी ठाकुर के सम्मान से हर वर्ग के हिंदू वोट पक्के कर लिए हैं? क्या ममता, केजरीवाल, नीतीश और अखिलेश अब कांग्रेस मुक्त विपक्षी गठबंधन का दांव चल सकते हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी। हमारे साथ आज मनोज यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तौसीफ खान भाई, राजनीतिक विश्लेषक, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, सपोर्ट करते हैं आम आदमी पार्टी को। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आपके लिए है। लंबे रास्ते पे आप निकल गए हैं, लंबा सफर है जयराम जी के हिसाब से। अब इतना लंबा सफर है कि रोज गाड़ी का एक पहिया निकलकर बाहर गिर जाता है। कभी पंजाब में गिर जाता है, कभी बिहार में लड़खड़ाता है, कभी बंगाल में गिर जाता है। अब इतने लंबे सफर में रोज एक एक पहिया निकल जाएगा तो ये गाड़ी आगे कैसे चलेगी? आज देश को ये बता दीजिए। नाविका जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और भारत के केंद्र सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने जो भारत रत्न से नवाजा है। और फाइनली जब माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष की बात सुनते तो अच्छा काम करते हैं, इसलिए इनको सलाह दी जाती है सरकार को कि विपक्ष की बात सुना कीजिए। अच्छी बात है सुनना। आपको एक फैक्ट भी बता दूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जब सरकार थी 1979 के अंदर, जब वे मुख्यमंत्री थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर जनसंघ के कैलाश पति मिश्रा जी ने उनकी सरकार गिरा दी, क्योंकि मुंगेरी लाल कमेटी की रिपोर्ट जो लागू करनी थी ठाकुर जी को, ये इनके खिलाफ थी, जो जनसंघ के खिलाफ थी। और जब 1980 में कांग्रेस की सरकार आई, पूरी तरह से मुंगेरी लाल कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने लागू की। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से तो नवाजा है, लेकिन उनके कदम पर भी चलना चाहिए। और जो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि परिवारवाद से मुक्ति, ये मोदी जी को समझकर जितने भी परिवारवाद दल है उनसे मुक्ति पानी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, कांग्रेस का अलायंस, इंडिया अलायंस में बहुत सवाल होते हैं, रोज हमारे शो पे तौसीफ भाई, मैं, मनोज भाई इसका जवाब देते। जरा भाजपा के प्रवक्ता थोड़ा प्यार से तो बता दे, ये कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है? अरे अजीत पवार बता सकते कितने सीट मिलने वाली है, छगन भुजबल भाई बता सकते कितने सीट मिलने वाली है, वहां तो फाइल खुल जाती है। अरे रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे कि चाचा चुनाव लड़ रहे, वहां पर तो सारे फाइलें खुल जाते। यहाँ पे लोकतंत्र, लोकतांत्रिक तरीके से थोड़ा सा मनभेद होगा, थोड़ा सा डिस्कशन होगा, थोड़ा सा डिबेट होगा, लेकिन सॉल्यूशन होगा। वहां पर तो दो लोग फैसला करते हैं और उसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। तहसीन पूनावाला जी, भैया आप अपने पोस्टर फटवा रहे हैं, वहां बंगाल में कांग्रेस के पोस्टर फाड़ रही है तृणमूल कांग्रेस, आपको चिंता है बीजेपी के गठबंधन की। आपने ममता बनर्जी के बयान पर कोई जवाब नहीं दिया। कोर्स के बाहर का सवाल था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। अगर आप समय दे तो मैं उनका भी जवाब दे देता हूं। मैंने तो सवाल ही एक पूछा था, आपने बाकी सब कुछ बता दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर मैं आपकी टीचर होती तो 0 आउट ऑफ 10 देती। वो तो नाविका जी, आप विपक्ष को 0 ही दोगे, वो मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हम 0 ठीक है, मनोज भाई मैं आदि है, कोई बात नहीं। 100 में से 100 सरकार को ही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है कि माननीय ममता जी ने कुछ कहा, ठीक है, उनका आदर ही, जैसे जयराम रमेश जी ने कहा कि जो कुछ भी है हम उनके बिना इंडिया अलायंस की कल्पना नहीं कर सकते। सीट शेयरिंग में थोड़े से डिफरेंस है, कांग्रेस 10 सीट मांग रही थी, वो 2 देना चाहती थी, प्लस माइनस हो जाएगा। अजीत पवार जी बताए, एकनाथ शिंदे जी बताए कितने सीट मिल रहे, यहाँ पर तो ओपन है, ट्रांसपेरेंट है आपके सामने, थोड़ा हमारे बीच में शहजाद पूनावाला जी, 10 सीट चाहिए थी जिस पार्टी को 0 सीट है असेंबली में, और कह रहे हैं थोड़ी बहुत हमारे बीच में है। रोज तो बोलते थे अधीर रंजन चौधरी, आज ममता बनर्जी ने जब जवाब दिया तो इनके चारों खाने चित हो गए। अब शहजाद पूनावाला जी, इन्हें चिंता है एकनाथ शिंदे की, रोहित पवार की, अजीत पवार की, आप इन्हें जवाब दे दीजिए।
सबसे पहले नाविका जी, आपके मंच से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो गरीबों के योद्धा, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, उनको न्याय उचित सही सम्मान भारत रत्न का दिया गया, उसके लिए द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। और देखिए, 22 तारीख को रामकाज, 23 तारीख को भारत की इकोनॉमी हांगकांग को, स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक करती है, विकास काज, और आज गरीब काज। यही तो हमारी यात्रा है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का निर्माण, ये सारी चीजें हो रही है, और दूसरी तरफ क्या देखते हैं हम कि इंडी गठबंधन के अवैध ढांचे का लगातार विध्वंस होता जा रहा है। बंगाल में कोई गुंबद उखाड़ रहा है, तो कोई महाराष्ट्र और पंजाब में जो है मीनारे उखाड़ रहा है, कोई केरल में जाकर बुनियाद में ही बम रख रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अवैध ढांचा जो है इंडिया अलायंस का, इसकी नींव में मिशन या विशन नहीं है, केवल कमीशन, करप्शन और कंफ्यूजन है। और बताइए, इनको इतनी चिंता है? मान्यवर, कम से कम हमारे गठबंधन के साथी ने किसी को कैंसर नहीं कहा, जैसे अधीर रंजन चौधरी ने कहा। एक थी कांग्रेस वाला बयान नहीं दिया, और ये कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार गिराई, इतना विलंब किया। चलिए, हमारी बात मानी तो बताइए, यूपीए सरकार में तो लालू प्रसाद थे, क्यों नहीं दिया उस समय पर न्यायपूर्वक सम्मान उनको? और मेरी बात का जवाब दे दीजिए, आपने सरकार गिराने की जो झूठी बात कही है, आप मुझे तहसीन पूनावाला बिना गूगल किए बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी कौन से गांव में पैदा हुए थे? एक तुरंत इनसे जवाब लीजिए। सरकार गिराने का झूठ यहां पर फैला रहे, कौन से गांव में पैदा हुए? जल्दी से बताइए, बताइए। इनको 0 आउट ऑफ 10 ही मिलना है। आप फिर गूगल कर रहे हैं, तहसीन पूनावाला में अंपायर हूं, गूगल मत करिए। गूगल करने लगे, बिना गूगल किए समस्तीपुर बिना गूगल किए। आप देखिए, वो गांव नहीं, वो जिला है, वो जिला है, वो जिला है। ओबीसी आरक्षण कब लागू हुआ था? ओबीसी आरक्षण कब लागू हुआ था? नाविका जी सुनिए, ये जो अहंकार है ना, ये जो अहंकार रावण में भी था, यही अहंकार दुर्योधन में था कि हमें सब ज्ञान है। ये जो अहंकार है, यही इनको ले डूबा, इनको भी ले डूबेगा। ये चलिए ठीक है, शहजाद जी जवाब दीजिए। मैंने बीच में नहीं बोला था जी, शहजाद जी। नाविका, कहीं से एक लाइन पढ़ के लाइए। देखिए नाविका जी, वैसे तहसीन मुझसे 5 साल बड़े हैं उम्र में, उनको जिले और गांव का अंतर पता होना चाहिए। एनीवे, छोड़ देते हैं इस विषय को। यही इनका अर्धकचरा ज्ञान है, और इसी अहंकार की वजह से कांग्रेस को लगता है कि आज भी वो मेन पार्टी है। ये सब छोड़िए, अभी जो डीएमके की सरकार है, उसके खिलाफ कार्ति चिदंबरम ने हमला बोला है, और ये सब सार्वजनिक रूप से हो रहा है। इसीलिए ये है क्या? ये न्याय यात्रा नहीं है, ये दरअसल राहुल गांधी को रिपोजिशन करने की यात्रा है, रीलॉन्च करने की यात्रा है, और जो कांग्रेस की खोती हुई प्रासंगिकता है उसको रीएस्टैब्लिश करने की यात्रा है। क्योंकि कांग्रेस को समाप्त करके ही आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस को समाप्त करते ही समाजवादी पार्टी आई, कांग्रेस की खोई हुई जमीन के आधार पर ही तृणमूल कांग्रेस या लेफ्ट पार्टियां बंगाल में आए। तो इसीलिए तू मेरे कंधे पे चढ़ेगा या मैं तेरे कंधे पर चढ़ूं, इस विवशता के चक्कर में ही ये गठबंधन जो है वो अवैध ढांचे की तरह ध्वस्त होता जा रहा है। चलिए, तौसीफ खान भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कल कांग्रेस पार्टी की पूरी रैली भारत जोड़ो न्याय यात्रा घुस रही है बंगाल के अंदर, और आज ममता बनर्जी का बयान आता है कि ना उन्हें बुलाया गया, ना उनके साथ कोई बातचीत की गई। ये कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये अच्छा संकेत देता है इंडिया अलायंस के लिए? नंबर 1, और नंबर 2, ऊपर से कांग्रेस पार्टी का एक और बयान आया है कि 13 जनवरी को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखकर ममता जी को इनवाइट किया था। यानी ममता बनर्जी को झूठा साबित करने की भी कोशिश हो रही है। पहले अधीर रंजन चौधरी जी लड़ रहे हैं, अब मामला ऊपर चला गया है और वो झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही अलायंस है इंडिया गठबंधन की? देखिए नाविका जी, जिस लक्ष्य के साथ इंडिया गठबंधन बनाई गई थी, वो लक्ष्य आज भी वही है, ममता बनर्जी का और कांग्रेस का भी। आपने ममता बनर्जी के बयान में बिल्कुल सुना होगा कि वो लड़ाई कर रही है बंगाल में बीजेपी को यहां से भगाने की, और जयराम रमेश जी ने भी ये कहा कि उनकी भी लड़ाई वही है। अब सीट शेयरिंग का जहां तक मुद्दा है, तो बंगाल के लिए तृणमूल पार्टी ने यह फैसला लिया है कि यहाँ पे सीट शेयरिंग जो उन्होंने ऑफर दिया था वो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। कांग्रेस को नहीं पसंद आया,
कोई बात नहीं है, बंगाल में इन्होंने अपना फैसला ले लिया तृणमूल ने, क्योंकि ये बात काफी डिले भी हुआ। आपको भी मालूम होगा, पहले मीटिंग में ये तय हुआ था कि 31 दिसंबर का डेडलाइन रहेगा। आज जनवरी 22-23 पहुंच गए हैं। तो चुनाव के लिए तैयारियां करनी होती है, चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। और इसमें तो कोई शक नहीं कि बंगाल में एक ही अकेला चेहरा है ममता बनर्जी का, जो जी, लेकिन बंगाल में एक अकेला चेहरा है ममता बनर्जी का जो बीजेपी को यहां से भगा सकती है और देश भर में खुलकर विरोध करती है दुष्ट राजनीति का, बीजेपी का दुष्ट नीतियों का, नरेंद्र मोदी जी के दुष्ट नीतियों का, बंटवारे की राजनीति का वो खुला विरोध करती है। उनका वो ताकत है। 2021 में जनता ने तृणमूल के वोट शेयर को और बढ़ाया। जब उसके बाद 2023 में चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव, उसमें भी जनता ने तृणमूल के वोट शेयर में और ज्यादा इजाफा किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंगाल में सबसे बड़ा फैक्टर तो ममता बनर्जी हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई वहां पर वक़्त नहीं है? क्या यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी उन्हें सीट ही क्यों ऑफर करती? उन्होंने तो पहले सीट ऑफर किया ही है। अब वो जो सीट ममता बनर्जी ने ऑफर किया है उसमें स्टेट कांग्रेस की और दिल्ली कांग्रेस की आपस में तालमेल नहीं बन रही है। लेकिन इस वजह से ये उनका फैसला है कि वो क्या करे। एटलीस्ट बंगाल का जहां तक मामला है, ममता बनर्जी ने जो गारंटी दिया है बंगाल की जनता को और देश के सामने जो गारंटी दिया ममता बनर्जी ने कि बंगाल से बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगी, वो अपना वादा पूरा करके दिखाएंगी 2024 में, क्योंकि जनता तो ममता बनर्जी के साथ में बंगाल में। तहसील पुनावाला सीट ऑफर की गई थी, 2 सीटें, 42 में से 2 सीटें लगभग 5% से भी नीचे ले लेनी चाहिए थी। ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है आपको इतनी ही मिलनी चाहिए थी, 4.5%। लिया क्यों नहीं? देखिए नाविका जी, सवाल ये है कि ममता जी ने कहा कि कांग्रेस को 2 ही सीट मिलनी चाहिए या 3 ही सीट मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने 10 सीटों का दावा किया। मेरा ये कहना है कि क्या माननीय ममता जी ने कांग्रेस को ये बात कही जब उन्होंने पूरी मेघालय की पार्टी को उसका टीएमसी में जोड़ लिया, या गोवा में जब जिन मोहतरमा के साथ कांग्रेस के सारे एमपीज खड़े थे जो सस्पेंड हुई, उन्होंने कांग्रेस का नुकसान कराया। गोवा में 5% वोट सिर्फ मिला टीएमसी को, लेकिन कांग्रेस का नुकसान हुआ। 5% डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस का गोवा के अंदर। तो ये बात तो किसी ने नहीं कहनी। क्या किसी कांग्रेस की लीडर ने माननीय ममता जी को कहा मैं यही सुनना चाहती थी कि दर्द कितने हैं सीने में जो आप दबाए चलते हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वो कहते हैं ना कि कई दर्द हैं मोहब्बत के सिवा, यहां तो दर्द कई हैं इंडिया अलायंस के सिवा। तो ये जो दर्द हैं धीरे धीरे छलक कर बाहर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि इंडिया अलायंस के 2 धक्के, एक पंजाब से एक बंगाल से, तो ये अलायंस है कहां का? इसका एजेंडा क्या होगा जब साथ चलने को ही कोई राजी नहीं है? और उधर बिहार में जो नीतीश कुमार कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। ये गाड़ी जा किधर को रही है, कितने पहिए हैं और कितनी दूर तक चलेगी? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह का वातावरण देश में बना हुआ है अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसके बाद अगर राहुल गांधी को राम नहीं दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे तो कहीं नहीं दिखा, ऐसा पत्रकार ने पूछा कि राम लहर देश में है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि फिर ये गठजोड़ साथ में चलना उनको कैसे दिखेगा, जब वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि देश का मानस किस तरफ जा रहा है। तो भला फिर वो जो गठजोड़ के सहयोगी हैं जो अलग अलग राज्यों में उनसे लड़ रहे हैं या जिनसे उनका निरंतर झगड़ा चल रहा है, जिन ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को कहा था कि इमेच्योर बिहेवियर करते हैं, वो बार बार ऐसा काम कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाता है। अरविंद केजरीवाल जो राहुल गांधी को नेता मानने को ही तैयार नहीं थे, अखिलेश यादव जो कहते हैं कि पहली वाली यात्रा की बात कर रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने कहा था कि अच्छा किसी पत्रकार के पास कुछ आया हो तो मुझे दिखा दीजिए। यानी इस गठजोड़ के अंदर एक दूसरे का मन पढ़ने की इच्छा नहीं, मजबूरी में नरेंद्र मोदी के डर से एक साथ आते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि जनता को सब कुछ बहुत स्पष्टता से दिखता है। और मैं एक बात कहूंगा
कांग्रेस धुरी होनी चाहिए, धुरी रहे तभी काम बनेगा विपक्षी गठजोड़ का। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ जो उनके सहयोगी हैं उनको यह तक नहीं पता कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब उनके राज्य में पहुंचेगी, उसमें कोई उनकी भूमिका है भी या नहीं है। ममता बनर्जी कहती है हमको पता ही नहीं है कि हमारे राज्य में कब यात्रा आएगी। ऐसे में ये गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ दीवा स्वप्न है, इसके अलावा कुछ नहीं है नाविका जी। और ये घूम फिराकर फिर से वही पुराना यूपीए होता दिख रहा है, जो मैंने पहले भी कई चर्चा में कहा है कि ये यूपीए को झाड़ पोंछ कर जो उसका बैगेज था वो दुरुस्त करने की कोशिश की गई, हो नहीं पाया है। नीतीश जी जिस दिन निकलेंगे वो पूरा का पूरा गठजोड़ भरभरा कर गिर जाएगा। शुरुआत हो चुकी है। नाविका जी, तहसीन पूनावाला जी, किस बात पर आपको काउंटर देना है? नहीं काउंटर नहीं कर रहा हूं मैं। हर्षवर्धन जी से एक चीज में जोड़ना चाहता हूं कि हर्षवर्धन जी मैं उनके बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि क्या माननीय ममता जी ने खड़गे जी या राहुल जी को या सोनिया जी को बताया कि वो इंटरफेथ अलायंस मीट कर रही है, या उन्होंने परमिशन ली जब वे गोवा गए और कांग्रेस को हरा दिया? तो देखिए, हर दल का अधिकार है अपने को बढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं कि हम टीएमसी के खिलाफ है, हम एक होना चाहते। जब गोवा में 6% का डिफरेंस था, 5% वोट टीएमसी ले गई, उनका ना कोई जनाधार था, कांग्रेस की लीडर्स को ले रहे मेघालय के अंदर। उसके बाद क्या हर्षद हुआ? तो किसी ने ये नहीं कहा ना कि ममता जी गलत है, इमेच्योर है। ये जो आपने शब्दों का प्रयोग किया हर्षवर्धन जी, मैं आपकी बहुत आदर करता हूँ। नहीं, पर ये शब्द हर्षवर्धन जी के नहीं है, माफ कीजिएगा, आप गलत समझ रहे हैं। ये शब्द हर्षवर्धन जी के नहीं है। ही इज कोटिंग ममता बनर्जी। हर्षवर्धन जी, आई एग्री, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया, सॉरी हर्षवर्धन जी, तो ममता जी को भी समझना चाहिए, टीएमसी को, कि कांग्रेस को भी अधिकार अब हर्षवर्धन जी थोड़ी बढ़ाएंगे समझदारी आप दोनों के बीच में। हर्षवर्धन जी, अब आपको मध्यस्थता के लिए बुलाया जा रहा है कि आप सुलटा दीजिए दोनों के झगड़े। सुनिए हर्षवर्धन जी की बात। मैंने अगर मेरी बात मान लेते, कांग्रेस राज्यों में कुछ करे अलग बात है तहसीन भाई। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उस समय में शुरू कर रहे हैं जब देश में चुनाव सर पर है, और आप इसको ममता बनर्जी के सर्वधर्म संभाव, हालांकि सर्वधर्म संभाव से वाहियात विचार कोई नहीं है। जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन आपको सर्वधर्म संभाव सूझ रहा है। राम मंदिर अयोध्या क्या दूसरे धर्मों के खिलाफ है? ममता बनर्जी ने ये बहुत खराब निर्णय लिया है, लेकिन ममता बनर्जी ने तो अपनी लाइन तय कर ली है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे नहीं। वो तो सर्वधर्म संभाव उसी दिन कर रही। लेकिन सवाल यहां यह है, अलायंस के सबसे बड़े पार्टनर, और आपने खुद लिखा है, मैंने आपको अभी सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट पढ़ी, आपने जो लिखा है मैंने उस दिन टिप्पणी की थी, लेकिन उस दिन कोई कांग्रेस का नेता खुलकर नहीं कह रहा था सोनिया गांधी जो महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी थी वो ब्लंडर था। जो महिला संसद के योग्य नहीं है, जिस महिला ने संसद की संप्रभुता के साथ एक तरह से कहें कि सुरक्षा के साथ समझौता किया, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई, सोनिया गांधी खड़ी हो गई, नारेबाजी कर रही। तो अगर आपको पता ही नहीं कि क्या करना है तो फिर जाहिर है कि ममता बनर्जी को जब मन करेगा कांग्रेस को धक्के आएंगे, अखिलेश जी को जब मन करेगा करेंगे, और जाहिर है नीतीश जी भी करने वाले ही होंगे। बहुत सही कहा आपने शहजाद जी, आपने हाथ उठाया, मैं आपके पास आ रही हूं। पर ममता बनर्जी ने अपना जो पूरा एजेंडा है वो कैसे क्लियर किया, पहले आपको उनका ये बयान सुना दूं जो कल का है। अगर तुम लोग हमको जो मर्जी हो हम करेंगे, एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। शहजाद पूनावाला जी, 22 तारीख का ये बयान, उस दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। नहीं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, और मुझे लगता है कई लोगों ने इसका विश्लेषण भी किया है कि एक वोट बैंक की राजनीति करने का ये प्रतिस्पर्धा है, और इसी में पॉलिटिक्स ऑफ कैप, जिसे मैं कहता हूं कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कि कौन बड़ी कैप पहनकर निकलेगा, इसी की तो प्रतिस्पर्धा है। इसीलिए अपने अपने कैप को खोते हुए देख ये एक दूसरे के प्रति इनसिक्योर हो रहे हैं। मैं तहसीन पूनावाला की दो बातों को करेक्ट कर दूं। तहसीन पूनावाला बार बार कह रहे टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी का विलय करवा दिया मेघालय में। मान्यवर, आपने तो बसपा के जो 6 विधायक आपको राजस्थान में पूरा समर्थन दे रहे थे उनको अपनी पार्टी में जोड़ लिया था, तब मायावती जी की याद नहीं आई। फिर मायावती जी और बीएसपी को दाने डाल रहे थे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बात,
अगर ममता बनर्जी यही इंटरफेथ सेरेमनी कर्नाटका के अंदर जाकर करती तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को पूछती। पर आप बंगाल में न्याय यात्रा निकाल रहे, इसका मतलब कि बंगाल में न्याय नहीं हो रहा ना, क्योंकि अधीर रंजन तो कहते हैं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को लगेगा कि मेरी बिल्ली मुझसे मियाओ। और उसके बाद तहसीन पूनावाला, जरा बताइए गठबंधन बन क्या रहा है? बंगाल में आउटसाइड गो कांग्रेस, पंजाब में आउटसाइड गो कांग्रेस, यूपी में आउटसाइड यू गो कांग्रेस, गुजरात में आउटसाइड यू गो कांग्रेस, फिर केरल में आउटसाइड यू गो कांग्रेस। कांग्रेस है कहां पर? यह मोदी हटाओ है ही नहीं, यह दरअसल कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े करके घटाओ है। और तहसीन पूनावाला समझ नहीं पा रहे। मनोज यादव जी, माफ कीजिएगा थोड़ी देर हो गई, लेकिन यहां बातें जो चल रही थी, इन सब बातों से जो निचोड़ निकला है, मैं वो आपसे सवाल करना चाहती हूं। नंबर एक कि ये जो इंडिया गठबंधन है, इसको आपने तो पहले ही तोड़ दिया था, और मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूं और अखिलेश जी का कि मैं बहुत कदर करती हूं कि उन्होंने शुरू किया था इंडिया अलायंस का एक जोड़ जो प्रोग्राम बना था आज तक, वो था बॉयकॉट एंकर का। और आपने ये बॉयकॉट तोड़कर और मेरे शो पर आना शुरू कर इंडिया अलायंस क्या सही कर रही क्या गलत कर रही ये उनको आईना दिखा दिया था। तो मैं आपकी तरफ और आपके नेता की तरफ तो बहुत अपना कृतज्ञ हूं। मैं दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं, अब फिर ओपन में आ गया। आज ममता बनर्जी ने कह दिया वो मुख्यमंत्री हैं, और वो कोई छोटी मोटी लीडर नहीं है, आप भी मानेंगे। वो कोई अधीर रंजन चौधरी नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा जरूर होंगे, लेकिन उनका कद कांग्रेस पार्टी के डिसीजन मेकिंग में कितना है आप जानते हैं। इधर ममता बनर्जी का बयान है, उधर कांग्रेस ने कहा है कि हमने तो चिट्ठी लिखी थी, यानी कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। उधर कांग्रेस में फट रहे हैं कांग्रेस के पोस्टर। और तीसरी बात, कर्पूरी ठाकुर, ये जो आपका पीडीए का गठबंधन है, उस पर कर्पूरी ठाकुर का एक सेंध तो नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। आप भी सरकार में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हैं कांग्रेस के साथ किसी न किसी तरीके से। आपको याद नहीं आई कर्पूरी ठाकुर की? बीजेपी ने भारत रत्न उन्हें दे दिया है। अब ये बताइए, आपको तो लोहिया जी की भी याद नहीं आई, तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये इंडिया अलायंस साथ रहेगा, या नरेंद्र मोदी जिस तरह के दाव चल रहे हैं और जिस तरह की लहर चल रही है राम की भी, जो इंडिया अलायंस को दिख नहीं रही, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बहुत सी गलतियां कर रही हैं जो भारी पड़ सकती हैं। धन्यवाद नवका जी। और सबसे पहले तो मैं नवका जी आज सभी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देशवासियों को और उस बैकवर्ड राजनीति, गरीब किसान मजदूर की राजनीति करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनको बड़े ऐन मौके पे भारत रत्न प्रदान किया। सबसे पहले कापी जांचने वाली बात हो जाए। आपने कहा कि पूनावाला को आप 0 नंबर देंगे। मेरे नंबर तो आपने अभी कृतज्ञता जाहिर करके दे दिए, उसके लिए आपका आभार। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए 100 में 100 नंबर रहे मौजूदा सरकार की तरफ से, जिससे कि आपका, आपके चैनल का भविष्य और उज्जवल हो। इसकी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। अभी शहजाद पूनावाला जी कह रहे थे कि पता नहीं क्या तहसीन जी को ये वो लैपटॉप और वो गूगल पे सर्च कर रहे थे। अरे भैया, बोलने से पहले 100 बार सोचा करो ना। बड़ी बेइज्जती और भद्द होती है आपके प्राइम मिनिस्टर की। टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाला प्रधानमंत्री इकलौता इस देश का नरेंद्र मोदी जी। कोई भाषण आज तक बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं पढ़ पाए, और खुद आप ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे। क्या है वो, आईपॉड है, वही ऐसे दिखा के बताया करते हैं डिबेट। और दूसरा कोई गूगल कर ले तो आपके पेट में इतना दर्द हो गया। क्यों? कोई दवाई ले लिया करो, दर्द नहीं होगा। अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरे को, हो सकता है किसी को नॉलेज ना हो, कोई सर्वज्ञ ज्ञाता थोड़ी नहीं। मैं अभी आपसे कोई पूछ लूंगा सवाल तो क्या आप जवाब तुरंत दे दोगे? क्या नहीं दे पाओगे। बहुत सारी चीजें हैं। खैर, इस पे हटे हैं। अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा सर्वधर्म संभाव की बात कह के गलत किया। आप ही तो मनवादी हो, और कौन है? आपका चेहरा, आपके बोल मनवाद को प्रकट कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा है?
संविधान में सर्वधर्म समभाव की बात नहीं कही गई। और भारत की क्या पहचान है? पूरे हजारों साल से भारत की क्या पहचान रही? पूरी दुनिया में भारत किसके लिए जाना जाता है? नए नए राम भक्त बने हो तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दोगे। इस बात का भी दोबारा से ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि मुझे आपको एक्सपोज करने में अच्छा नहीं लगता। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों को एक्सपोज नहीं किया जाता, उनसे नॉलेज गेन की जाती है। और आप ऐसा नॉलेज देते हो, कसम से शर्म आती है कि क्या आपसे सीखें। कितनी अच्छी बैटिंग करते हो बीजेपी के लिए। कुछ हो ना हो देश का भला, आपका भला बीजेपी करे, ऐसी भी कामना मैं करता हूं। जो कुछ चाहते हो भाई, अरे बीजेपी के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, इनको देकर छुट्टी करो। ये रोज आना इतना मतलब पत्रकारों की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं। हम तो इसलिए बैठते हैं कि एक अच्छा सा फैक्ट कोई हमारे त्रिपाठी जी बोलेंगे और मैं उसको मनोज यादव जी, मुझे किसी गूगल की जरूरत नहीं। मनोज यादव जी कौन कितना सम्मान पत्रकारों का करता है ये आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। और आपके गठबंधन वाले जो बॉयकॉट पे अपनी अलायंस चला रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि पत्रकारों का सम्मान कैसे। मैं इतना जरूर कहूंगी, क्योंकि मुझे आप बहुत सभ्य और बहुत अच्छा बोलने वाले प्रवक्ता लगते हैं, पर्सनल टिप्पणी करना मुझे लगता है हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप जैसा इंसान जब करता है तो थोड़ी बात गले नहीं उतरती। बहस करिए तो मुद्दों पर किसी पर पर्सनल टिप्पणी करना मुझे लगता है स्तर को गिराता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसा वक्तव्य एसोसिएट नहीं करती। नाविका जी, मैं एक बात कह दूं, देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कोई बीजेपी का नमक तो खाया नहीं है जो उनके लिए सिर्फ बात करते रहेंगे। अरे हम लोग भी इस देश में रहते हैं, हम लोगों की भी बातें होनी चाहिए, हमारी भी अच्छाइयों का व्याख्यान होना चाहिए। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक्सेप्ट कर लें कि आई ईट सॉल्ट ऑफ बीजेपी पार्टी, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब वो बात उनको कहनी चाहिए ना, कहते हैं नहीं, और फिर मैं सवाल उठाऊंगा तो आप भी मुझ पे सवाल उठा देगी। देखिए हम भी चाहते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम वो अलग बात की आजादी की लड़ाई में जो नहीं लड़े भारत के लिए, वो आजकल बड़े वाले राष्ट्रभक्त, हम छोटे वाले हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया अलायंस पे महत्वपूर्ण बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। इंडिया अलायंस पॉजिटिव नोट पे है, इंडिया अलायंस हिमालय की तरह खड़ा है। और आज हो सकता कोई बात हो, इससे पहले भी तमाम बातें आई कि आप पार्टी कह रही है हम पूरी सीटें लड़ेंगे, ममता जी पहले से चली गई मीटिंग को छोड़ के, आज ममता जी ने ये कह दिया। बहुत कुछ हो सकता है, आज सवाल जवाब हो रहे हो, क्योंकि दास प्रथा वाली पार्टी इंडिया अलायंस नहीं है ना। यहां दास प्रथा थोड़ी नहीं है कि चिराग पासवान के पिताजी का फोटो सड़क पे पड़ा हो और चिराग पासवान कह रहा हम तो हनुमान जी हैं। चलिए, और इंडिया अलायंस हिमालय की तरह खड़ी हुई है। ये अलग बात है कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े रोज गिर के नीचे गिरते हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पर आपने टिप्पणी की थी तो पहले उन्हें समय दूंगी। और रवि श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं बिल्कुल आ रही हूं। शहजाद पूनावाला जी, आप एंड में लास्ट वर्ड लीजिएगा। हर्षवर्धन जी। देखिए नवका जी, सबसे पहले तो ये कि मनोज यादव जी की टिप्पणी से आहत होने की आवश्यकता नहीं। वो हल्ला बोल पार्टी से हैं, मीडिया का कितना सम्मान करते हैं हम उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश के ही हैं ना, तो बहुत अच्छे से जानते हैं समाजवादी पार्टी। अब दूसरी बात ये कि जब हम कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मुकाबले में उसके सामने कोई सर्वधर्म समभाव की बात कर सकता है? राम से बड़ा धर्म रामो विग्रहवान धर्मा, उसके सामने कोई आपको अलग अलग जाके मत्था टेकने की जरूरत है? राम के मंदिर बनने के दिन, और यही वो फ्रॉड सेकुलरिज्म है जिसने इस देश के संविधान सभा में, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा था, जिन्होंने सेकुलरिज्म नहीं बनाया था, उसमें इंदिरा गांधी ने आपातकाल में घुसा दिया था। ध्यान रखिएगा मनोज यादव जी, आपातकाल के खिलाफ लोग थे, आपातकाल के समर्थन में नहीं थे। और उस समय में सेकुलरिज्म घुसाया गया, जिसकी बार बार जिसका जिक्र किया जाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम।
राम के सामने कुछ और लाने की आवश्यकता, वही फ्रॉड सेक्युलरिज्म है, उससे बचिए। दुकान भी आपकी चलेगी, घर भी आपका चलेगा, कुछ थोड़ी बहुत तरक्की भी हो जाएगी। और मेरी चिंता करा दो ना, मैं यही रहूंगा, बंद करा दो, निश्चिंत रहिए। माता दुर्गा का बंद करा दो, माँ भवानी की पूजा बंद करा दो, सब बंद करा दो ना। शंकर जी की पूजा बंद कर रहे हैं दो। मनोज यादव जी, किसी की मनोज यादव जी, राम की पूजा होने से दुर्गा की पूजा कम नहीं होती, गणेश लक्ष्मी की पूजा कम नहीं होती। कहाँ यहाँ भी कंपटीशन आप करा रहे हैं। और किसी भी उद्घाटन पर पहले गणेश पूजा ही हुआ करती है, दुर्गा पूजा भी होगी, दुर्गा पूजा भी। मनोज, मैं पब्लिक जो सवाल पूछ रही है, पब्लिक के सवाल जो है वो रवि श्रीवास्तव जी आपको बताना चाहती हूँ। केदार सिंह जी जडेजा का कच्छ गुजरात से सवाल है, कर्पूरी ठाकुर को कांग्रेस ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? मौके तो उनके पास भी थे। सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, क्या अब साफ नहीं हो गया कि सिर्फ समोसा खाने के लिए इंडिया अलायंस की बैठक होती है? अब रवि श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि अलायंस की मीटिंग्स होती हैं, समोसा खाते हैं लोग, निकल जाते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग तो कहीं हो नहीं रही। दर्शकों की अपनी राय हो सकती है, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि इंडिया अलायंस ने अपनी मजबूती को एक बात से साबित कर दिया कि जो उन्होंने मंदिर के नाम पर जो राजनीतिक इवेंट किया गया, उसमें उन्होंने सारे के सारे लोगों ने सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। ये सबसे बड़ी यूनिटी का प्रूफ है। एक भी अपोजिशन का लीडर वहां पर नहीं गया, जो पहले गए वो मकर संक्रांति में गंगा नहाने। भाई साहब, मैं आपको फोटो दिखा दूं, चंद्रबाबू नायडू जी के साथ मैंने फोटो खिंचवाई है, दिखा देती हूँ। नहीं दिखा देती हूँ, वो चंद्रबाबू नायडू आपके साथ थे, आप ही के साथ थे। आज गठबंधन के मेंबर हैं क्या? हमारे साथ वो आप नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए कितने भी फोटो दिखा लीजिए। विक्रमादित्य सिंह मुझे वहां मिले हैं, निर्मल खत्री जी वहां थे, और ये मैं आपको चंद्रबाबू नायडू जी की फोटो दिखा रही हूँ। अगर मेरे कैमरा पर्सन हाँ अगर दिखा दे तो ये समझ गया। हाँ ये चंद्रबाबू नायडू जी है, वहां पर नहीं गया, ये आप मान के चलिए। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे एक स्टेटमेंट इंडी गठबंधन का दिखाइए कि ममता बनर्जी अलग हो गई, कि भगवंत मान अलग हो गए, कि केजरीवाल अलग हो गए। अरे भाई, अगर ममता बनर्जी जीतेगी बंगाल में तो बीजेपी के ही सीटें कटेंगी ना, वो तो इंडी गठबंधन ही जीतेगा। केरल में अगर कम्युनिस्ट जीते तो भी इंडी गठबंधन जीतेगा। भगवंत मान के यहाँ अगर आप जीती तो इंडी गठबंधन ही तो जीतेगा। आपको तो एक तो ये बात कांग्रेस को समझा दीजिए कि आप 13 में से 0 देगी कांग्रेस को, लेकिन जीतेगी इंडी गठबंधन। अरविंद कुमार सुमन का मधुबनी से सवाल है, क्या राम लहर को देखकर नीतीश कुमार जी को लगने लगा है कि अब इंडी अलायंस में रहकर जीत नहीं सकते? संतोष सराफ का मंडला मध्य प्रदेश से सवाल है, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से उनका हिस्सा तो मांग रही है, पर कांग्रेस के पास क्षेत्रीय दलों को देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय दल अपनी जमीन कांग्रेस को देकर अपने को कमजोर क्यों करेंगे? ये जनता को भी समझ आ रहा है। पीयूष का बिलासपुर से सवाल है, क्या मुस्लिम वोट भी खिसक रहा है जो ममता जी सीधे सीधे अल्लाह की कसम खा रही हैं? शहजाद पूनावाला जी, आपने सबकी पीड़ा सुन ली और दर्शकों के सवाल भी सुन लिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि जिन्हें लहर नहीं नजर आती, जिन्हें जो पूछ रहे हैं मौका क्या है? अरे भैया, आज आप कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इतने सालों में कभी ये दिन देखा था? इन्हें याद भी था कि 24 जनवरी को नमन करना चाहिए? किसी को याद नहीं था, आज याद आया है। क्यों शहजाद जी? देखिए, पहले तो जिन्होंने राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हो उनको राम उत्सव की लहर कैसे दिखाई देगी? और जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को संविधान विरोधी बताते हैं, संविधान की ओरिजिनल प्रतियों में राम जी की तस्वीर है। यतो धर्मस्थो जय, ये सुप्रीम कोर्ट का नारा है। हमारे महात्मा गांधी का राजनीतिक परिकल्पना रघुपति राघव राजा राम, वो जाते जाते हे राम कह गए और राम राज्य कहते रहे। तो ये महात्मा गांधी की परिकल्पना है। बीच में मत बोलिए नाविका, बीच में मत बोलिए। यदि ये संविधान, नाविका बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा हस्तक्षेप करवा। नाविका थोड़ा सा समय कम है, बात अपनी खत्म करें। क्या किसी को
हाँ, इनको शहजाद ये जी बात खत्म करेंगे करिए कि हर चीज जी। कोई माने इनके नाविका, अब देखिए, कोई नहीं मानता। और इसके अलावा ना केवल चंद्रबाबू नायडू, विक्रमादित्य सिंह ही नहीं बल्कि हिमाचल की सरकार ने छुट्टी घोषित की। और अब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये शशि थरूर गए हैं पादरियों के समारोह में। पादरियों के समारोह में जाने का कोई बैर नहीं, वो कोशर है, वो सेकुलरिज्म कहलाता है। परंतु अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में चले जाओ तो वो घोर सांप्रदायिकता कहलाती है। ये राम भक्तों बस मैं आज दर्शकों आपको इतना ही बताना चाहती हूं कि राम की लहर नजर नहीं आती। यहां एक पहिया निकल रहा है, दूसरा पहिया निकल रहा है, लेकिन हिमालय की चट्टान जैसी खड़ी है इंडिया अलायंस। अब ये सच है, मिथ्या है, काल्पनिक है, ये क्या है, ये दर्शक आप तो समझ रहे होंगे। क्या कांग्रेस की समझ में आ रही है? इसका फैसला आप ही कीजिए। आज इस शो में बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत और धन्यवाद करती हूं अपने सारे पैनलिस्ट का। नमस्कार दर्शकों।